नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा ई लर्निंग पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और आपका जुनून बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ होगा। अपने लक्ष्य के प्रति आप बिल्कुल समर्पित होंगे। तो अपन चल रहे थे राजस्थान के ज़िला दर्शन पर, और ज़िला दर्शन में अपन ने सबसे पहले जिस संभाग का चुनाव किया था वो संभाग था अजमेर। और अजमेर संभाग ने अपन ने 3 जिलों का अपन दर्शन कर चुके हैं, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर हो चुका है। आज अपन जिस ज़िले की बात करेंगे वो है राजस्थान की नवाबों की नगरी, राजस्थान का लखनऊ, राजस्थान की उर्दू नगरी, जो चाहे आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आज बात करेंगे अपन टोंक की। दोस्तों, टोंक की आज अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोंक के उपनामों की। तो सबसे पहले टोंक को जो उपनाम दिया जाता है वो दिया जाता है नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी। दोस्तों, टोंक जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से नवाबों की नगरी कहा जाता है। और ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी रही हुई है। दूसरी चीज़, भारत में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? भारत में नवाबों की नगरी जो कहते हैं वो लखनऊ को कहते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का लखनऊ भी अपन कह सकते हैं। राजस्थान का लखनऊ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसलिए इसको उर्दू नगरी भी कह सकते हैं। उर्दू नगरी। ठीक है। यहाँ के खरबूजे और तरबूज जो हैं वो बहुत मीठे होते हैं, इस वजह से तरबूजों की नगरी भी कह सकते हैं। वो एक अपना अलग तथ्य है। तो 3 अपने को मेन उपनाम टोंक के मिलते हैं। पहला नवाबों की नगरी, दूसरा राजस्थान का लखनऊ, और तीसरा जो है वो है उर्दू नगरी। चलिए, टोंक की स्थापना की अपन बात करते हैं कि टोंक की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों, आमेर के शासक थे भारमल, और भारमल के पौत्र थे मानसिंह प्रथम। इन मानसिंह प्रथम के द्वारा 2 कस्बे, मानसिंह प्रथम के द्वारा 2 कस्बे एक ब्राह्मण को दान दिए गए। किसको? 2 कस्बे दान दिए। किसको दान दिए? एक ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण का नाम था भोला ब्राह्मण। क्या नाम था? ब्राह्मण भोला था। भोला ब्राह्मण इनका नाम था। इन भोला ब्राह्मण ने, इसको 2 कस्बे मानसिंह के द्वारा दान दिए गए, और भोला ब्राह्मण ने आगे चलकर 12 कस्बों के एक समूह को, इसने एक समूह बनाया जिसमें 12 कस्बे शामिल थे, और उस समूह को नाम दिया टूंकला। क्या नाम दिया? टूंकला, या कई जगह टोहरा भी मिलता है। टोहरा या टूंकला इसको नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? भोला ब्राह्मण के द्वारा। ये अपने को एक तथ्य मिलता है। लेकिन अगर इसकी वास्तविक स्थापना की अपन बात करें कि इसकी वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी वास्तविक जो स्थापना की गई वो स्थापना इसकी की गई एक मुस्लिम यहाँ के शासक रहे, जिनका नाम था अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी द्वारा इनकी स्थापना की गई टोंक की। ये की गई 1817 ईस्वी में, यानी 1817 ईस्वी में टोंक की स्थापना की गई। चलिए आगे अपन बात करते हैं टोंक के बारे में कुछ। दोस्तों, टोंक जिले में कोई भी अभयारण्य नहीं है, यानी टोंक जिले में क्या नहीं है? अभयारण्य नहीं है। तो क्या है? अभयारण्य नहीं है तो क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का नाम है रानीपुरा। क्या नाम है? रानीपुरा। ये रानीपुरा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर शिकार करना अलाउ नहीं है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ये। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। टोंक जिले में कोई भी अभयारण्य नहीं है, लेकिन आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, जिसका नाम क्या है? रानीपुरा नाम है। आगे की अपन बात करें तो टोंक जिला मुख्यालय पर किसी भी प्रकार का कोई रेलवे स्टेशन यहाँ पर नहीं है। टोंक जिले में रेलवे है, जैसे निवाई में है, लेकिन टोंक मुख्यालय पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। यानी कि यहाँ अपन लिख सकते हैं जिला मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे
रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये टोंक के बारे में अपन ने बात करी कि इसको नवाबों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का लखनऊ इसको कहा जाता है, उर्दू नगरी इसको कहा जाता है। आमेर के शासक जो मानसिंह थे उनके द्वारा इनको 2 कस्बे भोला ब्राह्मण को दान दिए गए और बाद में भोला ब्राह्मण ने ऐसे 12 कस्बों को मिलाकर एक नाम दिया जिसका नाम टूकला या टोहरा पड़ा। जबकि इसका वास्तविक अपन संस्थापन की बात करें, वास्तविक स्थापना की अपन बात करें तो आमिर खां पिंडारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई जो 1817 ईस्वी में की गई। यह राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी, राजस्थान की ऐसी रियासत एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी। इसको भी आप तथ्य यहाँ पे लिख सकते हैं। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ये, मुस्लिम रियासत। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई रियासतों में से भी एक थी। ठीक है, अपन बात करते हैं कि जब अपने राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठीक है, उन 19 रियासतों में जो सबसे अंतिम रियासत थी 19वीं रियासत, ये 19वीं रियासत कौन सी थी? टोंक थी। 18वीं की पूछ ले कि 18वीं रियासत कौन सी थी, तो राजस्थान की सबसे नवीनतम जो रियासत थी झालावाड़, उसके बारे में बोला जाता है, वो 18वीं झालावाड़ थी और 19वीं कौन सी थी? टोंक थी। ठीक है, सबसे छोटी जो रियासत है वो शाहपुरा है, आपको बता दिया है इस बारे में। उसके अलावा 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने भी थे, उसमें एक ठिकाना जो था वो लावा, वो टोंक जिले में पड़ता है। ठीक है, वो लावा ठिकाना टोंक जिले में पड़ता है, आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ठिकाना था? लावा ठिकाना। ये लावा ठिकाना भी किस जिले में था दोस्तों? टोंक जिले में था। ठीक है, ये कौन सी रियासत थी? टोंक 19वीं रियासत थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 3 जो ठिकाने मैंने बताया तो इसमें एक लावा है जो टोंक में है, उसके अलावा एक नीमराना है जो अलवर में है और एक है अपने कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर है। ये 3 ठिकाने थे अपने। ठीक है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टोंक की नदियों की। दोस्तों, टोंक में जो प्रमुख नदी है उस नदी का नाम है बनास। तो बात कर रहे थे अपन नदियों की, नदियों व बांध की अपन बात कर रहे थे। नदियां व बांध ले लीजिए, इसकी अपन बात कर रहे थे। इसमें पहली नदी ले रहे थे अपन बनास। दोस्तों, बनास नदी को वन की आशा, वर्णासा आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, जो टोंक से होकर निकलती है। और इसी नदी पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जिस बांध पे है, यानी कि बीसलपुर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है इस पे? बीसलपुर बांध इस पर बना हुआ है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है। बीसल नाम सुना है कहीं? नाम सुना गया? जी हाँ, बिल्कुल। अजमेर वाला जो विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनका दूसरा नाम क्या था? बीसल देव। वही बीसल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? बीसल देव के द्वारा। तो इससे यह पता लगता है कि यहाँ बीसलपुर तक चौहान शासकों का राज रहा था उस वक्त। तो बीसल देव के द्वारा दूसरा नाम ले सकते हैं अपन, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, सन पूछ ले कब किया गया? 1153 ईस्वी में, 1153 ईस्वी में बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया था, जो राजस्थान की, किसकी? पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस पेयजल परियोजना से टोंक, अजमेर लगभग, उसके अलावा दक्षिणी जयपुर, ठीक है, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, ये इसके पानी से लाभान्वित होते हैं। और अभी वर्तमान में इसका पानी सवाई माधोपुर की एक तहसील है, बोली तहसील, उसको भी देने की योजना चल रही है। तो आप ध्यान में रखेंगे, राजस्थान की जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, पुटअप हो चुका है क्वेश्चन, बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना होगी वो बीसलपुर बांध परियोजना होगी, जो कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। किस नदी पर है? बनास नदी पर है। बीसलपुर बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बीसल देव के द्वारा। बीसल देव का दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ। और सन पूछ लिया जाए तो 1153 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया।
ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा एक बात और याद रखने की है इसमें, यहाँ पर एक मंदिर है गोकर्णेश्वर, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। ये गोकर्णेश्वर महादेव जिनको गोकर्ण जी भी कहते हैं, ये गोकर्णेश्वर महादेव कहाँ पर है? बिशुलपुर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक यज्ञ वेदी पे है और वो रावण की है, रावण ने यहाँ पर तपस्या करी थी, ऐसी भी कोई किंवदंती है, मान्यता है। तो ये बनास नदी है और बनास नदी बिशुलपुर बांध उस पर बना हुआ है, ठीक है। बनास नदी के एक जगह राजमहल है, राजमहल, ये राजमहल भी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। राजमहल एक गढ़ है यहाँ पर, राजमहल, ये भी किस नदी के किनारे है? बनास के किनारे है दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट अपन इसका, अगर आप, हाँ मुझे दोस्तों का आता है कि सर आप 2 सेकंड के लिए रुकेगा, हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो मैं रुक रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप साथ के साथ सुन के वीडियो देख के और फिर नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय स्क्रीनशॉट लेने के। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक नदी की जिस पर राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता विकसित है जिसमें एशिया के सबसे ज्यादा सिक्कों का भंडार मिला है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं डील नदी की। कौन सी नदी? डील नदी। और इस डील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता का नाम है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता, ये वही रेड सभ्यता है दोस्तों जिसको राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। राजस्थान का टाटानगर, राजस्थान का टाटानगर क्यों कहते हैं? क्योंकि एशिया में सर्वाधिक लोह के सिक्कों का जो भंडार मिला है, वो लोह के सिक्कों का भंडार कहाँ मिला है? रेड सभ्यता में मिला है। तो यहाँ क्या मिले हैं? लोह सिक्कों का भंडार, लोह सिक्कों का भंडार यहाँ पर मिला है दोस्तों, ठीक है। ये बात कर ली अपन ने डील नदी की। आगे बात करते हैं एक बांध का नाम जो है टोरडी सागर। कौन सा बांध है दोस्तों? टोरडी सागर बांध। दोस्तों टोरडी सागर बांध मालपुरा के टोरडी गांव में स्थित है, ठीक है। और इस बांध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर इस बांध की सारी नहरों के अगर गेट खोल दिए जाएं तो इस बांध में एक बूंद भी पानी की शेष नहीं रहती है। यानी कि इस बांध को राजस्थान का डेथ स्टोरेज बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? डेथ स्टोरेज, डेथ स्टोरेज बांध। प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का डेथ स्टोरेज बांध कौन सा है? तो राजस्थान का डेथ स्टोरेज जो बांध है वो टोरडी सागर बांध है। कौन सा बांध है? टोरडी सागर बांध है, जो टोरडी गांव में है, तहसील पूछले मालपुरा में है। डेथ स्टोरेज क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया कि अगर इसकी सारी नहरों के गेट खोल दिए जाएं तो इसमें बिल्कुल भी पानी शेष नहीं रहता है, ये मैंने आपको बताया। चलिए उसके बाद में अगर अपन बात करें कि और कौन कौन से नदियां हैं तो और नदियों की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर मानसी नदी भी है, ठीक है, एक खारी नदी भी है, डाई नदी है, सहोदरा नदी है, ये नदियां हैं। बनास के बारे में अपन ने बात कर ही ली दोस्तों। ये राजमहल जो मैंने बताया था कि बनास के किनारे स्थित है, उस राजमहल के पास में ही बनास, खारी और डाई तीनों नदियों का संगम होता है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी जो नदियां हैं मानसी हो गई, खारी हो गई, डाई हो गई और सहोदरा, ये टोंक की मुख्य नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने देखा कि राजस्थान में टोंक जिले की ये नदियां थी, यहाँ पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कब बने हुए हैं, किसके द्वारा स्थापना की गई। टोरडी सागर जो बांध था दोस्तों, ये ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ था। सन अगर आप लिखना चाहें टोरडी सागर बांध का तो 1887 है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। टोरडी सागर बांध जो है वो 1887 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों के द्वारा, ब्रिटिश शासन में इसको बनवाया गया था टोरडी नामक गाँव में। चलिए बात करते हैं अपन उद्योग के बारे में कि टोंक में कौन कौन सा उद्योग है, उसके बारे में बात करते हैं। उद्योग दोस्तों, राजस्थान में चमड़े को रंगने का जो कारखाना है एकमात्र, ये राज्य सरकार का उपक्रम है। क्या? चमड़ा रंगने का कारखाना, चमड़ा रंगने का कारखाना।
ये एकमात्र है राजस्थान का, और वो कहाँ पर है? टोंक में है दोस्तों। ठीक है, टोंक में एक जो उद्योग है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, बीड़ी उद्योग, बीड़ी निर्माण उद्योग। टोंक में बीड़ी का निर्माण किया जाता है, और ये जो बीड़ी का निर्माण है वो तेंदू पत्तों के द्वारा किया जाता है। तेंदू पत्ते होते हैं, उन पत्तों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। टोंक राजस्थान में प्रथम नहीं है, ध्यान रखना। बीड़ी निर्माण में, यहाँ बीड़ी निर्माण जरूर किया जाता है लेकिन प्रथम नहीं है। तो प्रथम कौन सा है गुरुजी? प्रथम है बीड़ी निर्माण में, प्रथम की अपन बात करें तो बूंदी। ठीक है दोस्तों, और ये प्रथम होने का श्राप बूंदी क्षेत्र को मिला हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक टीबी के जो मरीज मिलते हैं वो इसी हाड़ौती क्षेत्र में मिलते हैं, क्योंकि यही बीड़िया बनाते हैं, यही बीड़िया फूंकते हैं, इसलिए इनको टीबी हो रखा है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो टीबी के मरीज मिलते हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में इसी कारण मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ राजस्थान में प्रथम की बात। अगर पूछ ले कि सर भारत में, तो भारत में प्रथम है मध्य प्रदेश। कौन है बीड़ी निर्माण में? मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश में भी पूछ लेगा, सर मध्य प्रदेश में कहाँ? तो भोपाल। ये भोपाल भारत में बीड़ी निर्माण में नंबर 1 पे आता है, राजस्थान में बूंदी नंबर 1 पे आता है, और बीड़ी निर्माण में टोंक जिला भी अपनी सहायता देता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जैसा कि अपन जानते हैं टोंक में जो है वो बनास का अपवाद तंत्र फैला हुआ है, और इस कारण यहाँ पर जायद की फसलों में तरबूज और खरबूज बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के तरबूज और खरबूज, तरबूज और खरबूज यहाँ के बहुत मीठे होते हैं, इसलिए यहाँ के तरबूज और खरबूज क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मेन उद्योग यही है टोंक के अंदर। एक तो चमड़ा रंगने का उद्योग है, बीड़ी निर्माण का उद्योग है जो टोंक में किया जाता है। राजस्थान में प्रथम बूंदी है बीड़ी उद्योग के मामले में, और भारत में जो है वो मध्य प्रदेश का भोपाल है। ठीक है, उसके अलावा तरबूज और खरबूज भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। टोंक जिले के बनास नदी के किनारे, बनास नदी की जो रेत है उसमें जो तरबूज खरबूज होते हैं वो भी काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं टोंक की मंदिरों की। मंदिर व धार्मिक स्थलों की अपन बात कर लेते हैं। मंदिर व धार्मिक स्थल के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, सबसे पहले अगर अपन टोंक का नाम लें और डिग्गी कल्याण का नाम लें, न लें डिग्गी कल्याण का तो पाप लगता है, इसलिए सबसे पहला नाम आता है श्री श्री डिग्गी कल्याण जी महाराज। डिग्गी कल्याण महाराज। ठीक दोस्तों, टोंक की तहसील है मालपुरा, और मालपुरा तहसील में एक गांव है डिग्गी। उस डिग्गी में कल्याण महाराज का मंदिर है। ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं, विष्णु रूप में इनकी पूजा होती है। तो किस जगह है? डिग्गी गांव में, तहसील मालपुरा, जिला टोंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डिग्गी कल्याण का है। अवतार किसका माना जाता है? विष्णु अवतार माना जाता है इनको, विष्णु अवतार। इनको मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी मानते हैं, जो इनको कलह का पीर कहते हैं। कलह का पीर, ये ध्यान रखिएगा, कलह पीर या कलह का पीर किसे कहते हैं? डिग्गी कल्याण महाराज को कहते हैं साहब। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। टोंक में एक पहाड़ी है जहाँ पर एक मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर। ठीक है दोस्तों, अन्नपूर्णा का मेन जो मंदिर है वो जमुआरामगढ़ में है। जमुआई माता का जो मंदिर है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर भी है, ये भी आप याद रखें, अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है? टोंक। दोस्तों यहाँ पर एक देव नारायण का मंदिर भी है, देव नारायण मंदिर। देव नारायण मंदिर है दोस्तों, और ये देव नारायण जो मंदिर है वो देवधाम जोधपुरिया का नाम सुना होगा आपने, देवधाम जोधपुरिया यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, मालपुरा तहसील में आता है ये देवनारायण का मंदिर वहाँ पे भी है दोस्तों। निवाई जो तहसील है टोंक की, उस निवाई तहसील में नाथ संप्रदाय का केंद्र है दोस्तों। नाथ
संप्रदाय का केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो नाथ संप्रदाय का केंद्र कहां पर है? निवाई में। कहां पर है? निवाई में है। देवनारायण मंदिर देवधाम जोधपुरिया में है। अन्नपूर्णा का माता का मंदिर टोंक में है। श्री डिग्गी कल्याण महाराज का जो मंदिर है वो कहां पर है? डिग्गी मालपुरा में है। आपने डिग्गी कल्याण का फेमस गाना सुना होगा, बाजा छे नौबत बाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा। ठीक है, तो ये इन्हीं कल्याण महाराज का है। उसके अलावा बात करते हैं अपन दोस्तों, अपन ने देखा था कि राजस्थान का एकमात्र जो सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर है वो अजमेर के किशनगढ़ में है, ये अपन ने देखा था। लेकिन एक नवग्रह मंदिर टोंक में भी है और ये नवग्रह मंदिर उन 9 ग्रहों की मूर्तियों के सहित है। ठीक है, तो नवग्रह मंदिर ऐसा मंदिर जहां पे इनकी मूर्तियां भी रखी हुई है। नवग्रह मंदिर मूर्ति सहित, ये कहां पर है? ये है दोस्तों टोंक में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि नवग्रह जो मंदिर है ये कहां पर है? टोंक में है। ठीक है, तो दोस्तों मंदिर और धार्मिक स्थलों की अपन बात कर रहे थे टोंक में, तो सबसे पहले अपन ने देखा डिग्गी कल्याण जो डिग्गी से जगह पर है, मालपुरा तहसील इसकी पड़ती है। विष्णु का अवतार माना जाता है, कला का पीर इन्हें कहते हैं। बाजा छे नौबत बाजा इनका लोक गीत है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर टोंक में है, अन्नपूर्णा पहाड़ी पर है। यहीं पे एक गणेश जी का मंदिर भी है जिसको अन्नपूर्णा गणेश जी भी कहते हैं। ठीक है, देवनारायण मंदिर की अपन ने बात करी, ये देवधाम जोधपुरिया में है। नाथ संप्रदाय का जो केंद्र है वो निवाई में है। नवग्रह मंदिर जो है वो टोंक में है। डिग्गी कल्याण जी के मंदिर का अगर आप, यहाँ एक मेला भी लगता है, इसका अगर आप लिखना चाहें तो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है साहब, भादवा की 11 ने अटे मेड़ो लागे हैं। ठीक है, भाद्रपद की कौन सी एकादशी को? शुक्ल एकादशी को। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 2 सेकंड हो चुके हैं, अब मैं मिटा रहा हूं। अब बात करेंगे अपन टोंक के दुर्गों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टोंक की दुर्गों की अपन बात करें तो बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले बूमगढ़ की। किसकी बात करते हैं? बूमगढ़ की। दुर्ग देख रहे थे और दुर्गों में बात कर रहे थे अपन बूमगढ़। ये बूम, ये गढ़, ये बूमगढ़। ठीक सा, बूमगढ़ का जो निर्माण करवाया, नाम से पता चल रहा होगा, बोला ब्राह्मण जो पहला संस्थापक था टोंक का, बोला ब्राह्मण के द्वारा टोंक इस जिले का इस किले का निर्माण करवाया गया बूमगढ़ का। इसके बाद में इसका जो पुनः निर्माण करवाया गया वो करवाया गया अमीर खां द्वारा। ठीक है, और इसीलिए इस बूमगढ़ को दूसरा नाम भी बोल सकते हैं अमीरगढ़। क्या नाम? अमीरगढ़। दोस्तों इसी गढ़ के यहाँ पर जैन मूर्तियां 26 पाषाण की, यहाँ नीचे रख देता हूं मैं, इसी बूमगढ़ के यहाँ 26 पाषाण की जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिली है दोस्तों। जैन तीर्थंकर की मूर्तियां यहाँ पर मिली है। किस जगह? बूमगढ़ में। ठीक है, बूमगढ़ का पहला निर्माण भोला ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया, बाद में इसका पुनर्निर्माण अमीर खां द्वारा करवाया गया, जिसको नाम दिया गया अमीरगढ़। और यहाँ पर 26 पाषाण की मूर्तियां मिली है जो जैन तीर्थंकर की मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। दोस्तों एक महल का नाम सुना होगा आपने, मुबारक महल। मुबारक महल का नाम सुना होगा दोस्तों। राजस्थान में मुबारक महल 2 हैं। ठीक है, पहला एक मुबारक महल जो है वो है जयपुर में और एक मुबारक महल जो है वो है टोंक में। तो दोनों मुबारक महल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जयपुर का जो मुबारक महल है वो जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए। ठीक है, लेकिन जो टोंक का मुबारक महल है ये जाना जाता था ऊंट की बलि देने के लिए। जी दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक ईद को, प्रतिवर्ष ईद को यहाँ पर ऊंट की बलि दी जाती थी। जब ऊंट को वन्य पशु घोषित किया गया राज्य, वहां उस समय इस पर बलि पर प्रतिबंध लगा, तो ऊंट बलि पर किसके लिए जाना जाता है? ऊंट की
बलि के लिए जाना जाता था। यहाँ पर दी जाती थी ऊँट की बलि, और इस पे जो प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध की बात कर रहे थे अपन, ये जो प्रतिबंध लगा, ये प्रतिबंध लगा 2014 में। लेकिन दोस्तों 2014 में प्रतिबंध लगने के बाद में हैदराबाद के अंदर ऊँट काटा गया ईद पर, तो इसका ऑब्जेक्शन उठाया द कैमल मैन ऑफ इंडिया अशोक टांक के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा ये विरोध किया गया। बोले ऊँट को राष्ट्रीय वन्यजीव घोषित कर दिया गया है, उसके बावजूद भी इसकी बलि दी जा रही है, तो उसको बंद किया जाए। तो उसको भी चैलेंज दिया गया, बोले ठीक है, अगर हम ऊँट की बलि दे रहे हैं तो ये आपको गलत लग रहा है, तो आपके मंदिरों वगैरह में भी तो बलि दी जाती है, तो उसका कोई समाधान नहीं है क्या? तो फिर ये चीज़ें कोर्ट में गई, और वहाँ पे पूरे भारत में बलि प्रथा पर प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में बलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। तो आज किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी बलि देना अलाउ नहीं है। ये प्रतिबंध किया गया 2015 में, 2015 के अंदर पूरे भारतवर्ष में बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ऊँट की बलि यहाँ पर नहीं दी जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सुनहरी कोठी की। सुनहरी कोठी दोस्तों, सुनहरी कोठी टोंक में है, और यहाँ पर सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये किसकी नक्काशी? सोने की नक्काशी हो रखी है इसके अंदर, सोने की नक्काशी के लिए ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? सुनहरी कोठी। उसके अलावा बात करते हैं अपन टोंक किला। टोंक का किला भी है, इसको टोंक गढ़ी भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। टोंक गढ़ी या टोंक का किला एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। यहाँ पर एक जगह का नाम आप अजमेर के संदर्भ में भी डाल लीजिएगा, वहाँ पे भी है। अपन बात कर रहे थे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, उसके बाद में शुरू करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा सकता हूँ मैं। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे आगे एक जगह का नाम, जिसका नाम है हाथी भाटा। दोस्तों ये एक चट्टान पर हाथी की मूर्ति उकेरी गई है। ये अपने अजमेर में भी है, ये टोंक में भी है, ध्यान में रखिएगा। हाथी भाटा की अपन बात कर रहे थे, और ये जो हाथी भाटा है, हाथी भाटा ये है टोंक के एक जगह का नाम है गुमानपुरा। इस गुमानपुरा में हाथी भाटा है। ये एक चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर एक दौड़ते हुए हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है, इसलिए इसको हाथी भाटा कहते हैं। ये अजमेर में भी है, लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद में बात करते हैं अपन उनियारा सैली। उनियारा सैली की दोस्तों, ये उनियारा गांव है, जगह का नाम है उनियारा, वहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको पूछ लिया जाए कि उनियारा सैली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उनियारा की टोंक की प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में एक शैली है चार बेत शैली। चार बेत शैली दोस्तों, ये चार बेत शैली भी टोंक की प्रसिद्ध है। कहीं की शैली है दोस्तों ये कव्वाली गाने की शैली है चार बेत शैली। इस पे दोनों घुटनों पे बैठकर डफ अपने हाथ में लिया जाता है, और उस दो घुटनों के पैरों से उछलकर घूमकर कव्वाली गाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? चार बेत शैली कहते हैं। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ व्यक्तित्व की। दोस्तों राजस्थान का जो लौह पुरुष थे, राजस्थान के लौह पुरुष, नाम सुना होगा आपने इनका, राजस्थान के लौह पुरुष, नाम है दामोदर दास व्यास, ठीक है। ये दामोदर व्यास जो है ये मालपुरा तहसील के हैं, मालपुरा तहसील से इनका संबंध है। दोस्तों राजस्थान में एक समाचार पत्र भी संचालित है, वर्तमान में भी है, जिनका नाम है राजस्थान पत्रिका, ठीक है। और इस राजस्थान पत्रिका के जो संस्थापक थे, राजस्थान पत्रिका के जो संपादक व संस्थापक हैं, उनका नाम है कपूर चंद्र कुलिस। दोस्तों ये जो कपूर चंद्र कुलिस जो हैं,
इनका जो जन्म है ये मालपुरा तहसील के सोडा गांव में हुआ दोस्तों। किस गांव में? सोडा गांव है। किस तहसील का गांव है दोस्तों? मालपुरा तहसील का गांव है। ठीक है, ये राजस्थान पत्रिका के संस्थापक व संपादक थे कपूरचंद्र कुलिस, जिनका जन्म सोडा मालपुरा में हुआ। लोह पुरुष राजस्थान के दामोदर व्यास, दास को आप हटा भी दें तो दामोदर व्यास ध्यान में रखिएगा, जो कहाँ से संबंधित थे? मालपुरा से संबंधित थे। ठीक है, उसके अलावा चार बेद शैली की अपन ने बात करी कि कव्वाली गाने की शैली है, कव्वाली गायन की शैली है जो टोंक से संबंधित है। उनियारा शैली की अपन ने बात करी, जो उनियारा की प्रसिद्ध है, हाथीबाटा जो है वो गुमानपुरा का प्रसिद्ध है। इसके बाद में दोस्तों ये जो सोडा गांव है, इस सोडा गांव की एक सरपंच है जिसका नाम छवि राजावत था। 2011 में संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ, इन्फो पॉवर्टी सम्मेलन, जिसका नाम था इन्फो पॉवर्टी सम्मेलन, जिसमें छवि राजावत ने अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जो एक सम्मेलन था रूरल डेवलपमेंट के बारे में, यानी ग्रामीण विकास के बारे में एक सम्मेलन था, और उस सम्मेलन में छवि राजावत के द्वारा अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, सोडा गांव की छवि राजावत सरपंच थी, जो 2011 के अंदर उन्होंने अपना भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मालपुरा के अभिनेता थे, और अभिनेता का नाम था इरफान खान। नाम सुना होगा आपने, इरफान खान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वो भी टोंक मालपुरा से ही संबंधित माने जाते हैं, टोंक मालपुरा से संबंधित है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई थी कुछ विशेष व्यक्तित्व और कुछ कला संस्कृति की जो इनकी शैलियाँ वगैरह हैं टोंक की, उनकी बात अपन ने की। आगे अपन बात करते हैं टोंक की एक विद्यापीठ है, डीम्ड विश्वविद्यालय है, जो निवाई में स्थित है, जिसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ। दोस्तों ये जो वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी स्थापना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री किसके द्वारा की गई? श्री हीरा लाल शास्त्री, व इनकी पत्नी का नाम था रत्ना देवी। ठीक है, इनके द्वारा इस विद्यापीठ की स्थापना की गई। उस समय इसका नाम था शांताबाई शिक्षा कुटीर। शांताबाई शिक्षा कुटीर इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो लगभग 1935 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1935 ईस्वी में की गई थी, और 1942 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके नाम रख दिया वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ इसका नाम रख दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? ये निवाई में है। कहाँ पर है दोस्तों? निवाई में है ये। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी शोध संस्थान दोस्तों ये टोंक में है। इसे साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली भी कहते हैं। ठीक है, इसको इसी कारण टोंक को उर्दू नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको रामायण व महाभारत जैसे जो हिंदू ग्रंथ है, उन हिंदू ग्रंथों का भी आपको अरबी और फारसी में अनुवादित ग्रंथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी कुरान भी लिखी हुई है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ी कुरान, मुस्लिम संप्रदाय की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है कुरान। ये सबसे बड़ी जो कुरान है, ये भी कहाँ रखी हुई है? अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में ये रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की। ठीक है, तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसके बाद में मैं इसको मिटा दूंगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है वो है अविका नगर
मालपुरा टोंक में केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अविका नगर, मालपुरा, जिला पहुंचे तो टोंक। दोस्तों यहाँ पर भेड़ की उच्चतम नस्लों यानी उन भेड़ों की उन्नत नस्लों को लेने के लिए यहाँ पे खोज की जाती है, यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर दो नस्लों का उद्भव भी किया गया है, दो नस्लों यहाँ पे तैयार की गई है। एक का नाम है अविशास्त्र और एक का नाम है अविकालीन। ठीक है, ये दो भेड़ों का यहाँ पर भेड़ों की नस्लें यहाँ पर तैयार की गई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पर है? टोंक में है। ठीक है, ये भेड़ की प्रजातियां हैं दोनों, अविकालीन और अविशास्त्र, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा टोंक में विशेष कोई चीज़ बची नहीं है आपके लिए। और उसके अलावा भी अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से कोई चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उनका समाधान किया जाएगा। अजमेर संभाग अपना इस टोंक जिले के साथ खत्म होता है। अपनी एक नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें आपके कमेंट बॉक्स में जितने भी अजमेर संभाग से लेकर जितनी भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान उस क्लास में किया जाएगा। अतः आप सभी से निवेदन रहेगा कि अब आप पूरे अजमेर संभाग को एक बार वापस से रिपीट देखें और उसमें जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं और उसका समाधान अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।